हमको क्वेश्चन दिया है सो दैट द फोर मैट्रिसेस 1 0 0 1 -1 0 0 1 1 0 0 -1 -1 0 0 -1 फॉर्म अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। हमको क्या करना है, ये जो अलग अलग मैट्रिसेस दे रखे हैं इनको ग्रुप शो करना है विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इन मैट्रिसेस को ए बी सी डी से डिनोट कर देते हैं। जो पहला मैट्रिक्स था उसको ए से डिनोट कर देते हैं, दूसरे को बी से, तीसरे को सी से और चौथे को डी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और क्या एक जी सेट बना लेते हैं। लेट जी हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर ये चारों मैट्रिक्स आते हैं, चारों मैट्रिक्स आते हैं। अब हमको सिर्फ इतना दिखाना है जी क्या है, एक ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन टेबल कैसे बनाना है अब तक तो आप सीख ही चुके हो। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे ए बी सी डी और यहाँ पे भी ए बी सी टी। तो देखो ए क्या है, 1001। ए मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी के अंदर भी मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स आता है। अगर हम ए के साथ ए को मल्टीप्लाई करें तो ए ही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो और आप ये बात जानते भी हो। आप क्या करते हो, ए के साथ बी मल्टीप्लाई करते हो तो बी ही आता है। इसको चेक कर लिया जाए, ए क्या है, 1001 है और बी क्या है हमारे पास -1 0 0 और 1 है। मल्टीप्लाई करो 1 -1, 1 इंटू -1 क्या हो गया -1, 0 इंटू 0 0 हो गया। यहाँ पे 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 हो गया, मतलब यहाँ पे 0 आया। 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया। तो -1 0 0 1 यही क्या है, ये हमारे पास बी है। मतलब हमने जो बोला है वो बात सही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो हमको वही मैट्रिक्स मिलने वाला है। अगर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी मिलेगा, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे डी मिलेगा। कहने का मतलब ये, अब हम इसको पकड़ेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मिलेगा, ए के साथ बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी मिलेगा, ए के साथ सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी मिलेगा, ए के साथ डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी मिलेगा। अब बात करते हैं बी के बारे में, इस बी के बारे में, बी को मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाओ, इसको रफ कर दिया जाए। ठीक है, चलो इसको रफ कर दो, इसका कोई जरूरी काम नहीं था, मल्टीप्लाई करने के लिए दिखा सकते हो। लेकिन अगर आपको अगर प्रॉपर्टी पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए उस नए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले बी मल्टीप्लाई में जाएगा किसके साथ, ए के साथ जाएगा। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो बी क्या है, -1 0 0 1। ये क्या हमारे पास 1001 है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू 1 क्या आ गया -1, और 0 इंटू 0 0 हो गया, -1 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 1 0 हो गया, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, मतलब ये क्या आ गया, बी ही आ गया। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, बी मिल गया। अब बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 0 0 -1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं, -1 0 0 माइनस सॉरी -1 0 0 1 क्या है, ये बी है, इसी के साथ बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी बी बन गया। और मल्टीप्लाई करते हैं -1 इंटू 1, सॉरी थोड़ा सा हेल्थ डाउन है ना इसलिए क्या बोल रहे हैं खुद समझ में नहीं आ रहा है। -1 इंटू -1 क्या हो गया, 1 हो गया, 0 इंटू 0 0 हो गया, -1 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 0 0 हो गया, यहाँ पे 0 इंटू -1 0 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, मतलब यहाँ पे 1 आ गया। ये क्या है हमारे पास, ए है। तो बी बी के साथ मल्टीप्लाई में हुआ तो क्या मिल गया हमको, ए, मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए। देखो ना यहीं पे लिखा हुआ है ना, तो जब बी बी के साथ मल्टीप्लाई में जा रहा है तो ए मिल रहा है। अब क्या करते हैं, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सी क्या था, एक सेकेंड इसको और अच्छे से रफ कर दिया जाए। सी क्या है, 1 0 और 0 -1। ठीक है, थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं, आपने क्वेश्चन स्टार्टिंग में तो देख ही रखा था ना, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लिखने में जल्दी जल्दी में लिख दिया था। तो 1 0 0 और -1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। -1 इंटू 1 क्या हो गया, -1, 0 इंटू 0 0 हो गया, -1 इंटू 0 0, यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, मतलब 0 हो गया, 0 और -1। तो -1 0 0 -1 कहाँ पे है, डी में है, मतलब किसके बराबर आ गया, डी के बराबर आ गया। ऐसा ही हम क्या करते हैं, जब बी को डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बी को डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सी मिलता है। देखो अब सभी मल्टीप्लाई ही करना है तो हम क्या कर लेते हैं, आपका वीडियो पॉज करके सभी रिजल्ट को लिख लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो सबको आता है, तो बार बार मल्टीप्लाई करके दिखाना आपका ही टाइम लगेगा। ठीक है, हमारा तो टाइम लगेगा ही क्योंकि हमको तो करना ही है। तो आप एक सेकेंड रुक जाओ, हम लिख देते हैं। ठीक है,
चलो तो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये हमारे पास कंपोजिशन टेबल पूरा हो चुका है। सी जब ए के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो सी मिलेगा, फिर सी बी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो डी मिलेगा, सी सी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ए मैट्रिक्स मिलेगा, सी डी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो बी मिलेगा, डी ए के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो डी मिलेगा, डी बी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो सी मिलेगा, डी सी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो बी मैट्रिक्स मिलेगा, डी डी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ए मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ग्रुप के सभी 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो हमने जी क्या बनाया था, ए बी सी डी। जी क्या बनाया था, ए बी सी डी। और इस कंपोजिशन में हर जगह आपको ए बी सी डी ही दिख रहा है, हर जगह आपको ए बी सी डी ही दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कंपोजिशन टेबल के सभी एंट्रीज क्या हैं, जी के अंदर से ही आते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात आप नोट करो, यहाँ पे हम बात करते हैं रो के अंदर और कॉलम के अंदर। ठीक है, कॉलम के अंदर जैसे जी क्या दे रखा था हमारे पास, ए बी सी डी दे रखा था। ठीक है, तो देखो जब भी आप कंपोजिशन टेबल बनाते हो तो ये जो एलिमेंट है ना, हर रो में एक बार आते हैं, हर कॉलम में एक बार आते हैं। मतलब क्या, ए बी सी डी किसी भी एक गिवन रो के अंदर एक बार ही आएगा। एक रो, जैसे हम बात करते हैं पहले रो के बारे में, तो ए बी सी डी एक एक बार आएगा और सभी आएगा। दूसरे रो में देखो ए बी सी डी एक बार आएगा और सभी सभी आएंगे। तीसरे में देखो ए बी सी डी सभी आ गए। चौथे में भी देखो ए बी सी डी, किसी भी ऑर्डर में हो आगे पीछे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपोजिशन टेबल की इंपॉर्टेंट ये क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप बोल दो, जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो हर रो में और हर कॉलम में आते ही आते हैं। वो हर रो में और हर कॉलम में आते ही आते हैं। ये बात आप यहाँ पे नोट कर लो। अभी हम आगे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जहां पे हमको कंपोजिशन टेबल बना के प्रूफ करना है कुछ बातें, वहां पे हम इसको समझ जाएंगे और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, जैसे हम कॉलम की बात करते हैं, पहले कॉलम में देखते हैं। ठीक है, तो देखो ए बी सी डी, दूसरे में देखो ए बी सी डी, सी और डी, तीसरे में देखो ए बी सी डी, चौथे में देखो ए बी सी डी। कहने का मतलब ये जो एलिमेंट होते हैं वो हर रो और हर कॉलम में आते ही आते हैं और सभी आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कंपोजिशन टेबल का, ये बहुत सारे क्वेश्चन को करने में सॉल्व मदद देता है। ठीक है, कई बार अननोन फैक्टर हमको फाइंड करना होता है तो आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो कि जो भी एलिमेंट दिया हुआ है वो एक ना एक बार तो आया ही होगा, तो जो एलिमेंट मिसिंग है वो कौन सा हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, चलो उसको हम बाद में देख लेंगे। अब वो इंपॉर्टेंट एक नोट था, आप अच्छे से उसको देख लेना और आगे के क्वेश्चन में हम देख भी लेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इसके बारे में, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। तो क्या बोलेंगे, सिंस ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल, सिंस ऑल द एंट्रीज इन द composition table are the elements of G, are the elements of the G, therefore G is closed with respect to मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की, एसोसिएटिविटी। ठीक है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं, एसोसिएटिविटी। तो देखो आपको क्या मालूम है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन of matrices are always associative, हमेशा ही क्या होते हैं, वो एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट करो। फिर क्या नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी के बारे में। तो देखो हमने क्या देखा, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए दे रखा था। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए ही मिला, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया बी ही मिला, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया सी मिला, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई किया तो डी मिला। कहने का मतलब ए किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में जा रहा था, उसकी प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ने दे रहा था, तो यही ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। क्योंकि हम लेफ्ट आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेफ्ट में मल्टीप्लाई करने का मतलब हम ऐसे लिखेंगे, ए इंटू ए इक्वल टू ए, और क्या, a इंटू बी इक्वल टू बी, a इंटू सी इक्वल टू सी,
ए इंटू डी इक्वल टू डी। ठीक है, चलो ऐसे लिखेंगे क्योंकि आपको भी मालूम है लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी बोले या सिंपली हम आइडेंटिटी बोल दें, तीनों बातें एक ही होती हैं कि आप आइडेंटिटी एलिमेंट की ही बातें कर रहे हो। ठीक है, चलो लेफ्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं। हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट द रो फ्रॉम द composition table we see that row headed by element 1, row headed by the element A is just coincide with the top row of composition table। ठीक है, just coincides with the टॉप रो ऑफ कंपोजिशन टेबल। ये क्या हो रहा है, जब इनके साथ मल्टीप्लाई में जा रहा है तो ये वाला ए क्या हो जा रहा है, छुप जा रहा है। फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट रो हेडेड बाय एलिमेंट 1, रो हेडेड बाय एलिमेंट ए, 1 नहीं ए बात करते हैं। जो रो है उसके अंदर जो जहां पे ए क्या कर रहा है, हेड कर रहा है, मतलब पहला एलिमेंट बना हुआ है यहाँ पे, ये क्या टॉप रो के एलिमेंट के साथ छुप जा रहा है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जा रहा है तो यही सभी कॉपी होके यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में गया तो ये ऊपर वाले कॉपी होके यहाँ पे आ गया, कल ये वाला क्या हो गया, इनके अंदर छुप गया। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये क्या हो गया, लेफ्ट आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, थर्स। यही वाला जो हमने अभी लिखा था वो आप लिख सकते हो। एक सेकेंड, मार्कर को चेंज कर दिया जाए। ठीक है, सेकेंड वाला यहाँ पे, एक मिनट, क्या बोलेंगे हम, थर्स वी हैव, आप ये लिख सकते हो, ये चारों बातें। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर ए इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट करो। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में। तो आपको भी मालूम है आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया है, तो इनवर्स का प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स के लिए मान लेते हैं कोई भी एक एलिमेंट ए है, उसके साथ कोई एक एलिमेंट डी मल्टीप्लाई करते हैं तो ई आ रहा है। तो अगर ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो डी क्या होता है, ए का इनवर्स होता है। ये बात हमने ग्रुप के अंदर बहुत करी हुई है, वही बात हमको यहाँ पे करना है, लेकिन कंपोजिशन टेबल के अंदर करना है। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट करो। हो गया, चलो हम ऊपर का हटा देते हैं। ठीक है, लेफ्ट आइडेंटिटी तक चलो सिर्फ थोड़ा सा हटा देते हैं, हो जाएगा हमारा। ठीक है, आप लेफ्ट आइडेंटिटी का नोट कर लेना कुछ टाइम बाद भी, उसको फिलहाल रोक देते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में। ठीक है, चलो एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए इज ए। आपको मालूम है जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो खुद का ही इनवर्स होता है। ये बात हमने प्रूव भी किया हुआ एक थ्योरम के अंदर। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि अगर हम ए मैट्रिक्स की बात करें तो उसके अंदर ए को ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ए ही मिलता है। तो ए क्या हो गया, खुद का ही क्या हो गया, इनवर्स हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट खुद का ही इनवर्स होते हैं। ठीक है, लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए क्या हो गया, लेफ्ट इनवर्स ए ही हो गया। एंड कॉमा डाल के लिखते रहो। ठीक है, द लेफ्ट इनवर्स ऑफ बी इज, देखो अब बी को देखो, बी कहां पर है, यहाँ पे है। ठीक है, तो अब बी के अंदर हम क्या देखेंगे, सॉरी बी कहां पर है, यहाँ पे, क्योंकि हम इन सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बी के कॉलम में वो एलिमेंट को फाइंड करो जहां पे हमको ए मिल रहा है। बी के कॉलम में पहले उस एलिमेंट को फाइंड करो जहां पे हमको ए मिल रहा है। तो यहाँ पे ए मिल रहा है, तो ये वाला एलिमेंट कैसे मिला, जब हमने इस बी को इस बी के साथ मल्टीप्लाई किया। तो हम क्या बोलेंगे, बी को बी के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो हमको ए मिल गया। देयरफॉर द लेफ्ट इनवर्स ऑफ बी इज बी, बी का लेफ्ट इनवर्स क्या हो गया, बी हो गया। फिर क्या बोलेंगे, द लेफ्ट इनवर्स ऑफ सी के बारे में बात करते हैं। अब सी कहां पर है, यहाँ पे, इसके कॉलम में देखो कहां पे ए मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, सी का लेफ्ट इनवर्स क्या है, सी है, इज सी। अब फिर क्या करते हैं, डी के बारे में बात करते हैं। डी कहां पर है, यहाँ पे, इसके कॉलम में देखो कहां ए मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो डी का लेफ्ट इनवर्स क्या हो गया, डी हो गया। ये चारों बात प्रूफ हो गया। चलो, तो चारों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, दस द सेट G इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब ऐसा बोल सकते हो। चलो, तो हम एक बात और छोड़ गए थे ना, उसको भी लिख लो। द
अरे यार, ये हाथ में पसीना आ जाए ना, तो अगर मार्कर पे पसीना लग जाता है तो जल्दी ये काम नहीं करता मार्कर। कोई प्रॉब्लम है इसका? और कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा इंक तो बचा ही हुआ है इसके अंदर अभी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। द लेफ्ट इनवर्स ऑफ डी इज डी। लास्ट में हम क्या बोलेंगे? हैज जी इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्या है? एक ग्रुप है। ठीक है, चलो आप इसको नोट करो। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन देख के आप समझ ही गए होंगे क्वेश्चन क्या है। कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपने क्लास 12th में या थर्ड सेमेस्टर के अंदर पहला चैप्टर जो था उसके अंदर आपने कंपोजिट फंक्शन अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई करने का है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर कंपोजिट फंक्शन का यूज होने वाला है। ठीक है, तो वो अगर आपको अच्छे से आता होगा तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अगर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है समझने के कि क्या कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा लेकिन कंपोजिट का कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? सो दैट द सेट ऑफ 6 ट्रांसफॉर्मेशन f1 f2 f3 डॉट डॉट f6 ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड बाय, जो उसने डिफाइन कर रखा है, f1z हमेशा ही z की तरह ओपन होता है, f2z 1/z की तरह ओपन होगा, f3z 1 - z से ओपन होगा, f4z z अपान z - 1 से ओपन होगा, f5z 1/1 - z की तरह ओपन होगा, f6z z - 1 अपान z की तरह ओपन होगा। Forms a finite non-abelian group of order 6 with respect to composition known as composite of two function or product of two functions। वही आ गया, composite function की बात उसने कर दी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट जी एक कोई सेट है जिसके अंदर सभी आते हैं, f1 f2 f3 f4 f5 f6 सभी आते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो उसने बोल रखा है क्वेश्चन के हिसाब से वही हम फिर से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सपोज क्योंकि उसने प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस के बारे में बात किया है तो वही बात हम भी कर लेते हैं। सपोज वी डिनोट मल्टीप्लिकेबली, वी डिनोट multiplicatively the composition जो उसने क्वेश्चन में दे रखा था, known as क्या? कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट देखा जाए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है ऑफ टू फंक्शंस और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, चलो ऑफ टू फंक्शन। अब क्या मान लेते हैं, इफ अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन f डिफाइंड है जो a टू b डिफाइंड है और एक फंक्शन g डिफाइंड है जो क्या b टू c डिफाइंड है, तो कंपोजिट फंक्शन के कॉन्सेप्ट से आप क्या जानते हो कि कोई भी अगर दो फंक्शन है, अगर पहला फंक्शन a टू b डिफाइंड है, दूसरा फंक्शन b टू c डिफाइंड है, तो अगर हम क्या करते हैं f और g को मल्टीप्लाई करते हैं, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन हम क्या बोलेंगे, तो जो आपका g और f का मल्टीप्लिकेशन होगा वो a टू c डिफाइंड होगा। पहले बात करते हैं f a b के बारे में। ठीक है, तो फंक्शन कोई f डिफाइंड है a टू b, तो a क्या है, फंक्शन का डोमेन है और b क्या है, उसका कोडोमेन है। ये a है, यहां से यहां फंक्शन डिफाइंड है, ये f फंक्शन डिफाइंड है, तो a क्या है, उसका डोमेन है, b क्या है, उसका कोडोमेन है। और फिर बात करते हैं g फंक्शन के बारे में, तो g फंक्शन b टू c डिफाइंड है, ये फंक्शन b टू c डिफाइंड है, तो b क्या है, g का डोमेन है, c क्या है, g का कोडोमेन है। और देखो हमारे पास दो फंक्शन थे, पहला फंक्शन क्या था, a टू b डिफाइंड था f, दूसरा फंक्शन क्या था, g जो b टू c डिफाइंड था। तो उसने क्या बोला, अगर हम gf को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा फंक्शन a टू c डिफाइंड हो जाता है। नॉर्मली आपने कंपोजिट फंक्शन के अंदर कुछ GOF और f और g नाम के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, उसी की बात चल रही है। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा इस फॉर्म में दिया है, इसलिए बहुत से स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि ये लिखा क्या हुआ है। और इस
डेफिनेशंस को देख के भी घबरा जाते हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शन a टू b डिफाइंड है और b टू c डिफाइंड है तो उनका मल्टीप्लिकेशन g ऑफ a टू c कैसे हो गया। तो कैसे हो गया ये बात तो क्लियर हो गया ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास g ऑफ फंक्शन था वो a टू क्या हो गया, c डिफाइंड हो गया। सच दैट अगर हम g और f(x) के बारे में बात करें तो ये आपका g f ऑफ x के बराबर होता है। अब यही है हमारा कंपोजिट फंक्शन। अगर हम g ऑफ x के बारे में बात करें तो वो हमारा g ऑफ x के बराबर होता है। अब देखो आपको यहीं पे प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशन में अगर आपने कंपोजिट नहीं पढ़ रखा होगा। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर कंपोजिट टेबल बना लेंगे। ठीक है, चलो आप फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ठीक है, जितने भी एलिमेंट है जो a के अंदर आते हैं, a मतलब क्या, इस डोमेन की बात चल रही है। जो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जो हमने मल्टीप्लाई करके g और f बनाया उसका डोमेन क्या है, a है, c क्या है, उसका कोडोमेन है। ठीक है, चलो द फंक्शन gf इज कॉल्ड, द फंक्शन gf उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट ऑफ द फंक्शन, कंपोजिट ऑफ द फंक्शन g एंड f। ठीक है, g और f का जो कंपोजिट फंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, gf बोलते हैं ना भाई हमने, क्योंकि gf यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना। देखो fg बोल रहे हो और gf बोल रहे हो, इसमें बहुत फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया है आप उसी के बारे में बात करो। यहाँ पे a टू b b टू c डिफाइंड था तो हमने gf बता दिया। ठीक है, चलो यहाँ पे gf क्या हो गया, फंक्शन g और f का कंपोजिट फंक्शन हो गया। ठीक है, आप क्या करो इसको नोट करो। अब हम क्या करते हैं, कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, फिर उसके अंदर क्या करेंगे, नॉन एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट करो, हो गया। चलो हम इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। बस अब इस बात को यहीं पे रहने दो कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा और सभी चीज को हटा, अरे यार नहीं इसको भी मत हटाओ क्योंकि इसी को तो चेक करना है। ठीक है, नहीं तो बार बार बुक में देखना पड़ेगा कि था क्या। ठीक है, तो f1z क्या है, z के बराबर है। f1 को अगर z दोगे तो वो रिजल्ट में z ही देगा। और ये क्या था, f5 को अगर आप z दोगे तो 1/1 माइनस z देगा। ये फंक्शन को ना एक जूसर की तरह समझ लो। फंक्शन क्या है, एक जूसर है, जूसर जो क्या जूस निकाल के देता है। तो f1 को अगर आप z देते हो, अगर ये f1 है इसको z देते हो तो ये आउटपुट में z देगा। जैसे जूसर के मैंगो जूस निकालना है तो आम अंदर करोगे तो वो मैंगो जूस निकाल के देगा। और जैसे हम मान लेते हैं इस जूसर को हम f6 में बदल देते हैं तो f6 को अगर आप z दोगे तो वो क्या z-1/z निकाल के देगा। ठीक है, चलो ये वो बात हो गई जूस के बारे में। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो पहले क्या करते हैं, we define the composition table। लाइन एक लिख लेना आप। ठीक है, we prepare the composition table as follows। we prepare the composition table as follows। ठीक है, कंपोजिशन टेबल करना तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बात चल रही है। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे f1 f2 f3 और 5 6 और यहाँ पे भी वही रहेगा f1 f2 f3 f4 f5 f6। चलो ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करो f1 का पहला f1 में, तो दो फंक्शन है, f1 को f1 में मल्टीप्लाई करना है। तो एक जैसे हमारे पास g फंक्शन था, एक f फंक्शन था, उनको मल्टीप्लाई किया तो उसको हमने कैसे लिख दिया, g ऑफ fx लिख दिया। तो अगर हमको दो फंक्शन f1 हो गया और दूसरा फंक्शन भी f1 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करना है तो क्योंकि आप z लिखो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हर जगह तो हमारे पास z ही दिया हुआ है ना, वो तो उसने x के टर्म में बात कर लिया है कि x जो भी है वो डोमेन के अंदर रहेगा। उसने बाद में बोल भी रखा था कि x बिलोंग्स टू a। अगर ऐसा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, f1 z के बराबर लिखेंगे। अब f1 z देखो क्या है, f1 z हमेशा z रिजल्ट देता है तो ये कितने के बराबर होगा, f1 z के बराबर होगा। अब f1 z है, देखो पहले हमने क्या बोला,
F1 को बाहर रखो, इसको चेक करो, F1 Z का वैल्यू कितना होता है, Z के बराबर, तो वो यहाँ पे Z आ गया। अब ये जो Z है वो किसको मिलेगा, इस F1 को मिलेगा। अब F1 Z किसके बराबर है, Z के बराबर है, और Z क्या है, Z को आप F1 ही ना बोले थे, तो ये क्या हो गया, F1 हो गया। चलो और आगे बात करते हैं, जो हमारे पास 6 फंक्शन थे, F1 F2 F3 F4, वही है ना, वही है, मतलब बात सही है। अब बात करते हैं इसके बारे में, F1 F2 के बारे में बात करते हैं, तो F1 F2 Z कितने के बराबर है, F1 F2 Z के बराबर है। अब बताओ F2 Z कितने के बराबर है, F2 Z 1/Z के बराबर है। F2 को अगर आप Z देते हो तो वो 1/Z रिजल्ट देता है, तो ये कितने के बराबर होगा, F1 और क्या, 1/Z के बराबर होगा, ठीक है। F1 और 1/Z के बराबर होता है। अब ये 1/Z किसको मिलेगा, F1 को मिलेगा। तो F1 कैसे मिक्सर में से बाहर निकालेगा, जो होता है वही बाहर निकाल देता है। Z होता है तो F1 Z को ही बाहर निकाल देता है, तो यहाँ पे अगर अल्फा हो जाए तो वो रिजल्ट में भी अल्फा ही दे देगा। तो ये या 1/Z है तो रिजल्ट में भी क्या 1/Z ही देने वाला है F1। तो 1/Z किसका था, F2 था, F2 का था, मतलब ये कितने के बराबर आ गया, F2 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे क्या मिल गया, F2 मिल गया। बस आगे बढ़ते हैं, F1 F3 को मल्टीप्लाई करते हैं, F1 F3Z कितने के बराबर होगा, F1 ब्रैकेट में F3Z के बराबर। अब F3Z के बारे में बताओ, वो कितने के बराबर है, आपका F3Z 1 - Z के बराबर है। तो F3 को अगर Z दोगे तो वो क्या रिजल्ट में देगा, 1 - Z रिजल्ट में देगा। अब 1 - Z किसको मिला, F1 को मिला। अब F1 को जो देते हो वही रिजल्ट निकाल देता है, तो मतलब क्या ये 1 - Z के बराबर है, मतलब ये F3 के बराबर है। कहने का मतलब F1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, उसकी प्रॉपर्टी पे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। मतलब F1 को F4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो F4 ही मिलेगा, F1 को F5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो F5, F1 को F6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो F6 मिलेगा। बस कुछ ज्यादा नहीं, आपका टाइम बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इस क्वेश्चन को पहले से ही कॉपी में सॉल्व कर लिया गया है। ये रिजल्ट हमेशा ही इतने के ही बराबर आने वाले हैं, आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो, ठीक है। बात करते हैं सेकंड के बारे में, F2 F1 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। F2 यहाँ पे है, F1 यहाँ पे है, ठीक है। F2 F1 Z, तो F2 F1 Z, F1 Z क्या है, Z वो लेता है वही बाहर निकाल देता है। तो F2 Z क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या वाले मिलेगा, Z मिलेगा ना, तो पहले उसको तो लिख दो। अब अगर F2 को अगर आप Z देते हो तो वो क्या देता है, 1/Z देता है, मतलब ये क्या है, F2 के बराबर है। तो क्या मिल गया, F2 मिल गया। अब F2 को F2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, F2 ब्रैकेट में F2Z लिख सकते हैं। F2 को Z देते हैं तो वो 1/Z बाहर निकालता है, क्या निकालता है, 1/Z बाहर निकालता है, 1/Z हो गया। अब इस 1/Z को इसको देंगे, F2 को देंगे, तो F2 को जो भी देते हो वो 1 उसमें निकाल देता है। F2 को अगर आप क्या करते हो, 4 देते हो, F2 को 4 देते हो तो 1/4 निकाल देगा। F2 को Z दिए तो 1/Z निकाल दिया। तो अगर F2 को 1/Z दिया तो वो क्या निकालेगा, 1/Z निकालेगा, सॉरी 1/Z निकालेगा, मतलब Z क्या ऊपर चला जाएगा, और Z क्या किसका है, F1 का है। Z किसके बराबर है, F1 के बराबर, मतलब ये क्या मिल गया, F1 के बराबर मिल गया। यहाँ से नए नए चीजें समझ में आने लगी आपको कि मल्टीप्लिकेशन कंपोजिट टेबल का कैसे होता है, ठीक है। अब बस क्या करना है, ऐसे ही सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लास्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद पॉज करके सब लिख देंगे, क्योंकि अब तक आपको इतना क्लियर हो चुका है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो F2 को F3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि बार बार मल्टीप्लाई करने में टाइम बहुत जा रहा है, ठीक है। आपको भी बोरियत हो जाएगी देखते देखते, ठीक है। तो F2 क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, F2 F3Z। F3Z कहाँ है हमारे पास, F3 को Z देंगे तो 1 - Z देगा, F2 1 - Z हो गया। F3 को Z दिया तो वो 1 - Z निकाल दिया। अब 1 - Z किसको मिलेगा, F2 को मिलेगा। तो F2 को कुछ भी मिलता है तो 1 समथिंग कर देता है। तो F2 को अगर ये मिले तो क्या कर देगा, 1 समथिंग की जगह 1 - Z कर देगा। तो 1 Z किसका है, F5 का है, मतलब किसका है, ये F5 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, F5 मिल गया। मल्टीप्लिकेशन आपको आ गया है। अब क्या करते हैं, पॉज करके हम सभी रिजल्ट को लिख देते हैं।
क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमने खुद से कर लिया है, तो कोई भी रिजल्ट गलत हम बताने नहीं वाले। अगर आपको चेक करना है तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारा कंपोजिशन टेबल पूरा बन चुका है। आप मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक कर भी सकते हो, ये एकदम सही लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, नॉन एबिलियन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नॉन एबिलियन मतलब एबिलियन नहीं है। तो एबिलियन की प्रॉपर्टी जो होती है उनमें से कहीं ना कहीं एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी को फॉलो कराना पड़ेगा हमको। तो पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो देखो हमने जी बनाया था, जी सेट, जिसके अंदर F1 F2 F3 F4 F5 F6 थे। और इस कंपोजिशन टेबल के अंदर आप देखो, आपको F1 F2 F3 F4 F5 F6 के अलावा कोई भी अलग से एलिमेंट नहीं दिखेगा। तो हम क्या बोलेंगे, जो भी एलिमेंट कंपोजिशन टेबल के अंदर है वो जी के अंदर से ही आए हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऑल द एंट्रीज in the composition table are the elements of Z, are the elements of G, therefore G is closed with respect to multiplication, ठीक है। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं, क्लोजर के बाद एसोसिएटिविटी के बारे में बात करते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन हमेशा ही एसोसिएटिव होते हैं। हमने फंक्शन के अंदर ही भी बात किया था एसोसिएटिविटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, वी नो दैट कंपोजिट फंक्शन आर ऑलवेज SITE होता है सिर्फ। कंपोजिट फंक्शन आर ऑलवेज एसोसिएटिव, ठीक है। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ प्रूफ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी ही बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम बात करने वाले हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में। तो देखो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि F1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे थे, वही एलिमेंट आ रहा था। F1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर वाले पूरे ही क्या हो गए, कॉपी हो गए। ये पूरे जो आपका पहला रो दिख रहा है टॉप वाला, वही क्या सेकेंड रो में भी आपको दिख रहा है। मतलब क्या, F1 क्या हो गया, इन सभी के अंदर क्या हो गया, छुप गया। F1 क्या हो गया, इन सभी के अंदर छुप गया। तो हम क्या बोलेंगे, हियर द आइडेंटिटी फंक्शन F1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। हियर द आइडेंटिटी फंक्शन F1 is the identity element, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में बात करते हैं। इनवर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इनवर्स मतलब क्या, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट F1 आ चुका है तो कोई भी मल्टीप्लाई में जाए F1 आना चाहिए। तो पहले बात करते हैं F1 के साथ। F1 के कॉलम में कहाँ पे F1 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये वाला एलिमेंट कैसे मिला, जब हम इसने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो F1 मिलेगा, ठीक। F1 मिला तो हम क्या बोलेंगे, द इनवर्स एलिमेंट फॉर F1 इज F1, कॉमा लगाओ। F2 के अंदर क्या करो, चेक करो। F2 के कॉलम में चेक करो कहाँ पे F1 आया है, यहाँ पे आया है। तो ये एलिमेंट कैसे मिला होगा, जब हमने इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। F2 के लिए क्या है, F2 ही है। F3 के लिए देखो F1 कहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आया। ये कैसे आया एलिमेंट, जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में गया तो क्या मिल गया, F3 का। F4 देखो कहाँ F1 आया है, यहाँ पे आया। ये एलिमेंट कैसे मिला होगा, जब F4 के साथ मल्टीप्लाई में गया। F5 के अंदर देखो कहाँ पे F1 आया है, F1 कहाँ पे आया है, हाँ यहाँ पे आया है। कंपोजिशन टेबल मिस्टेक हो गया क्या, कि सही है F5 का, तो नहीं सही है, सही है भाई। हमको लगा कि F4 का F4 आ गया, F3 का F3 आ गया, तो F5 का F5 आ गया। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो F3 का क्या हो गया, F3 हो गया। F4 का क्या हो गया, F4 हो गया। और F5 का क्या हो गया, F6 हो गया। यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्लो फॉलो नहीं कर सकते कि F1 का F1, F2 का F3, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है, कोई बात नहीं।
F6 में देखते हैं तो F6 के कॉलम में कहाँ F1 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। कैसे मल्टीप्लाई, ये एलिमेंट कैसे मिला होगा, जब हमने F5 को F6 से मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। F6 का क्या है, F5 है। हर एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब इनवर्स की प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई, तो यहाँ तक भी फॉल नहीं हुआ। तो लास्ट प्रॉपर्टी बचती है कंपोजिशन, सॉरी हम क्या बात कर रहे हैं, एबिलियन की बात कर रहे हैं। तो लास्ट प्रॉपर्टी बढ़ती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। तो अब उसी के बारे में बात करते हैं, उसी को फॉल करना पड़ेगा तभी ये नॉन अबिलियन होगा, वरना नॉन अबिलियन नहीं रह जाएगा। लेकिन नॉन अबिलियन शो ही करना है तो वही तो फॉल होगा ही होगा। ऊपर का नोट करो, थोड़ा सा क्लोजर प्रॉपर्टी को हटा देते हैं, ठीक है। चलो, तो एक जगह पे भी अगर फॉल हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना, तो वो एबिलियन नहीं रह जाएगा, तो नॉन एबिलियन की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं कम्यूटेटिव के बारे में, कम्यूटेटिव के बारे में। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस अगर हम F2 F3 के बारे में बात करें, F2 को F3 में मल्टीप्लाई किया तो ये एलिमेंट मिला कितने के बराबर, F5 के बराबर। लेकिन F3 F2 को देखें, F3 को मल्टीप्लाई किया F2 के अंदर तो F6 मिल गया, F6 मिल गया। यही क्या है, कंपोजिशन में फॉल कर गया। कंपोजिशन का सिंपल सा रूल है कि F2 F3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो F3 F2 के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। लेकिन यही फॉल हो गया, यहीं पे फॉल हो गया, ये F5 के बराबर, ये F6 के बराबर, तो हम क्या बोलेंगे, हैंस ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो कम्यूटेटिव ही नहीं रह गया। अब कम्यूटेटिव ही नहीं रह गया तो क्या हो गया, वो नॉन अबिलियन की क्या बोलते हैं, कैटेगरी के अंदर आ गया, ठीक है। और भी एक और बात थी, इसका ऑर्डर 6 दिखाना, तो हम 6 दिखाना था, तो हम क्या बोलेंगे, 6 सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G is 6, therefore the order of G is 6। और लास्ट एक लाइन और लिखना पड़ेगा, hence G is a finite non abelian group, ठीक है। आप इसको लिख लेना, ठीक है। चलो यहीं पे लिख देते हैं, hence G is a finite non abelian ग्रुप। ये बात प्रूफ हो गया, ठीक है। आप क्या कर लो, इसको नोट कर लो।